आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की। और इस टाइम पे जो मार्केट है, चूंकि ये वीक हमारा एंड हो चुका है, हम जो है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जाने वाले हैं। जो हमारा जो अभी गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है, अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो काफ़ी मार्केट में हमने प्रेशर देखा। और अगर हम कल की मार्केट की बात करें तो कल की मार्केट में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें जो है कुछ समझ नहीं आ रही। जो हमारा इंटरनेशनल इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा सा सेटलमेंट की बात चल रही थी, लेकिन अब चूंकि जो है थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं कि अब जो भी बातें होंगी वो फ़ोन पर होंगी, और अब वो कब होंगी, क्या होंगी, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, अभी कुछ नहीं पता। ऑयल प्राइस जो है उसकी वजह से काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ, ऑयल प्राइस बढ़ा, जिसका जो है प्रेशर हमने मार्केट में देखा। और कल की मार्केट में तो खैर हमने बहुत ज़्यादा जो है देखा। इस वक्त हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई हुई है। रिजल्ट सीजन भी साथ साथ चल रहा था, तो रिजल्ट्स कुछ अच्छे आ रहे थे, अच्छे भी आ रहे थे, लेकिन वो इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर हो ही नहीं रहा था। और अभी जो है फर्दर जिस तरह से ऑयल प्राइस जो है वो अप हुई हैं, तो हमारी जो लोकल प्राइसेस हैं जो पेट्रोल की, वो भी जो है आज जो है तजवीज़ दी गई है कि वो भी मज़ीद बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन का क्या जो है मामलात रहेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट जो है इस वीक जो हम इंटरेस्ट रेट की वो भी था, मॉनेटरी पॉलिसी थी, इंटरेस्ट रेट भी 100 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ चुका है। और अगर इम्पोर्ट बिल्स की बात करें तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा हाई आया है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है एक अलार्मिंग पोजीशन में है। इसमें आगे क्या स्ट्रैटेजी, क्या स्टांस है, क्या लग रहा है आगे, ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनका बड़ा वो कहते हैं ना, गहरी तज्जिया होता है सारे हवाले से, तो उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नईम रफ़ी साहब की, जो कि सीईओ हैं रफ़ी सिक्योरिटीज़ के। उनको आज हमने अपने शो पे बुलाया है, उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, ठीक है? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो है सर, जो है क्या कहेंगे मार्केट के हवाले से? इस वक्त तो कंडीशन काफ़ी नेगेटिव है। तो इसमें क्या आपकी जो है वो राय है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मार्केट तो इंतहाई वोलेटाइल और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। हम्म। इसके अंदर सबसे जो बुनियादी नुकता है ना, जिसके इर्द गिर्द मार्केट आजकल घूम रही है, वो हम्म। ईरान यूएसए मुज़ाकरात और ईरान इसराइल यूएसए की जंग है। यस। कभी तो एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में मुज़ाकरात किसी कामयाबी से हमकनार होंगे, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी और वर्ल्ड वाइड भी पॉजिटिव आएगा। हम्म। लेकिन ये मुज़ाकरात चलते चलते ब्रेक हो जाते हैं बगैर किसी नतीजे पे, तो यस। उससे भी मार्केट एक गैर यकीनी सूरत हाल से शिकार हो जाती है। हम्म। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि इतने अरसे के दौरान सीज फायर है, हम्म। यानी कि ईरान और यूएसए एक दूसरे के ऊपर बम्बारमेंट नहीं कर रहे, खामोशी इख्तियार की हुई है। हम्म। इसकी बजाय यूएसए नेवी ने एक नाकाबंदी की हुई है हुर्मुज के ऊपर, किसी किस्म का जहाज गुजरने ना पाए, जिसका नतीजा ये है कि वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर बढ़ती जा रही हैं। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने से दूसरी जो तजारती और सामान है उसकी एक सप्लाई रुक जाने के नतीजे में एक बहरान की कैफियत पूरी दुनिया में जारी है।
उसका नतीजा ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं इनके अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई एक ऐसा बुनियादी एक फैक्टर है जिससे आम एक शहरी भी मुतासर होता है और गवर्नमेंट की अपनी जो एक प्लानिंग और बजटिंग होती है वो भी मुतासर होती है। और इसके साथ जो बड़ा गहरा लिंक है वो इंटरेस्ट रेट के साथ होता है। हमने देखा कि जैसे ही यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो फ्यूल की चार्जेस से जो रेट्स थे वो बढ़ा दिए, की महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। और स्टेट बैंक ने अभी ये 27 तारीख को इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा दिया और उसके साथ मजीद खदशात का भी इजहार किया कि आइंदा आने वाले जो 2 महीने हैं, आइंदा क्वार्टर पूरा, इसके अंदर भी जो जंग के स्पिल ओवर इफेक्ट है वो भी आएंगे। इससे भी मार्केट में थोड़ा सा एक खौफ सा पैदा हो गया कि अभी तो स्टार्ट हुआ है। और आपको याद होगा कि हमारे यहाँ 3 साल पहले मार्केट में जो तेजी स्टार्ट हुई थी तो 22-23% इंटरेस्ट रेट था और महंगाई 38% के ऊपर जा रही थी। तो ग्रेजुअली महंगाई नीचे आनी शुरू हुई थी। स्टेट बैंक ने बर वक्त इकदाम करते हुए इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते हुए 10.5% पे लेकर आ गए थे। और उसके नतीजे में स्टॉक मार्केट में हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी जो तकरीबन 2-2.5-3 साल तक चली। अब जब महंगाई बढ़नी शुरू हुई है और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा तो ये तो एक किस्म का रिवर्सल इम्पैक्ट नजर आ रहा है मार्केट के ऊपर। और इसके नतीजे में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तमाम चीजें मुतासर होंगी। अब अल्लाह करे कि जंग अगर किसी स्टेज पे रुक जाती है, आजकल किसी मामले पे रुक जाता मामला, तो फिर तो ये ज्यादा इतना डेंजरस नहीं होगा, अभी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ये मामला चंद हफ्ते चंद महीने मजीद चलता है ना तो नादिया फिर ये मार्केट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान मार्केट बल्कि दुनिया भर की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। तो लिहाजा यही दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि किसी तरीके से ये मामला सेटल डाउन हो जाए। अच्छा, तीसरी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा मुशाहिदा है कि अमेरिका का जो आमतौर पर तरीकाकार होता है कि मुज़ाकरात में महाल पार्टी को उलझा के और जंग की तैयारी करते रहते हैं। इससे पहले भी हमने 2 दफा देखा है। इस दफा भी खदशा यही है, जो अखबारी मीडिया की इतलात है कि इसराइल और अमेरिका ने भरपूर तैयारी की हुई है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए और आमतौर पर इनका हमला वीकेंड के ऊपर होता है। अब इत्तेफाक ये है कि ये भी 3 दिन की हॉलीडेज है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मुझे बहुत ज्यादा खदशा ये है कि इसके दौरान कोई एडवेंचर ना कर ले अमेरिकन की आदत जो है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब इसके दौरान ये मौका है, पाकिस्तान ईरान के साथ जो भी नेगोशिएशन के मामले में मैक्सिमम कर सकता है वो जरूर करना चाहिए। जंग किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है सिवाय इसराइल के। या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जंग उसके लिए अच्छा है जो क्रूड ऑयल माफिया है, ऑयल माफिया है अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, क्योंकि उनका माल तो बिक रहा है हाई रेटों में। और उसी लालच में आके आपने देखा यूएई ने भी ओपेक के जो एक रुकनीत है उससे खत्म करने का ऐलान कर दिया ताकि मौजूदा जो हाई प्राइस लेवल है उसको इंजॉय करे, प्रोडक्शन बढ़ा के उसको बेच सके वो। ये ज्यादा बात है कि ऑयल लेके कहाँ से जाएगा, लेकिन बहरहाल उसने एक फैसला कर लिया है, डिसीजन तो कर लिया उसने ओपेक से निकलने के लिए। क्योंकि ओपेक के अंदर रहते हुए मेंबर्स जितने भी होते हैं उनके साथ मिलजुल के फैसला करना पड़ता है डिमांड सप्लाई को बैलेंस रखने के लिए, मार्केट प्राइस को बैलेंस रखने के लिए और सप्लाई को, प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे। जब आप ओपेक में नहीं रहेंगे तो आप आजाद है, जितना चाहे तेल निकाले, जिस चाहे हिसाब से आप बेचे। इसी तरह एक और चौथा फैक्टर, ऑयल प्राइसेस बढ़ने के नतीजे में रशिया को बहुत बेनिफिट है कि उसके ऊपर पाबंदियां भी थी और अमेरिका ने जंग की सूरत हाल से फायदा उठा के उनसे कहा है, रियायत से फायदा तो उठा के नहीं बल्कि रियायत से कहा है पाबंदियों के अंदर रिलैक्सेशन है तो अपना ऑयल बेच सकता है। और हाई रेट के ऊपर रशिया का ऑयल बिकना रशिया के हक में भी अच्छा है। अब ये सारी बातों का जो निचोड़ है कि ये ईरान और इजराइल और यूएसए की जो मुज़ाकरात और जंग है ना, इसमें फैसला करने के लिए ईरान काफी नहीं है, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे और फोर्सेस में जो मिलजुल के फैसला करती है। अब हर कंट्री अपने मफाद के मुताबिक फैसला करेगा। जिस तरह आपको मैंने भी मुख्तसर तज़किये में बताया कि ईरान के अलावा बाकी जो फोर्सेस है ऑयल प्रोड्यूसिंग, उनके हक में तो ये बहुत अच्छा है, ऑयल प्राइसेस हाई लेवल पे रहे और उनका रेवेन्यू बढ़े और अच्छे दाम पे उनका माल बिक सके। अलबत्ता पाकिस्तान जैसे कंट्री जो कि इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बुहरान का एक वजह है। और दुआ है कि ये बुहरान जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, लेकिन ये इतनी आसानी से मुझे खत्म होता हुआ नजर, ये मेरा मुख्तसर तज़किया। जी नादिया, बस मैंने मुख्तसर बताया, अब आप जो पूछेंगे मैं उसके मुताबिक अपना आपको भी देता हूँ।
बिल्कुल सर, और जो है ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये सिर्फ ये चंद जो है मुल्कों के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है, और बाकी जो है बाकी पूरी दुनिया जो है जैसे सफ़र कर रही है और हम तो बहुत ज़्यादा इसमें हैं। अच्छा सर, अब जो है नेक्स्ट ये कि अभी आईएमएफ की भी जो है हमारी जो है नेक्स्ट 8 मई को जो है वो है, एक थोड़ी सी ये एक उम्मीद जागी है कि ये भी एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव इवेंट हमें होता हुआ नजर आ रहा है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज है, पाकिस्तान तो सिंसियरली कोशिश कर रहा है कि हम्म। इसके ऊपर अमल दरामद करें। हम्म। लेकिन जंग की वजह से जो टारगेट्स हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, वो हुँ। पाकिस्तान मुकम्मल कंप्लाइंस नहीं कर पा रहा। तो ओहो! ये एक थोड़ा सा एक शॉर्ट कमिंग है इसके अंदर। हुँ। लेकिन पाकिस्तान का जो जंग को खत्म कराने के लिए नेगोशिएशन के जो रोल रहा है और अमेरिका की गुड बुक में रहा है, तो उसकी रोशनी में आईएमएफ के अंदर अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग में। तो मुझे तो हुँ। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसमें रुकावट नहीं आएगी। आईएमएफ का एग्जेक्टिव बोर्ड और इनकी जो मैनेजमेंट है, कि जंग की सूरत की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा रियायत देगी और इनका रिव्यू कामयाबी से हमकनार होगा। और हुँ। जो रिक्वायर्ड इसकी जो किस्त है, मुझे लगता है कि इन टाइम डिसबर्समेंट हो जाएगी। और ये अच्छा। पाकिस्तान और स्टॉक मार्केट के लिए कैश फ्लो के एतबार से पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरी चीजें मैं आपको पहले मैक्रो लेवल पे बताई, वो हाँ। ज्यादा नुकसानदेह। सही। तो सर इसका तो हल सिर्फ़ यही है कि जो है जंग के जो है ख़त्म हो, और यहाँ पे थोड़ी-सी तो ये चीज़ हो सकती है, वरना तो ये बहुत ही एक वाक़ई एक अलार्मिंग कंडीशन है, हम हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। और सर मज़ीद पेट्रोल प्राइसेज़ जो है वो बढ़ेंगी, तो ये जितनी भी चीज़ें ये ऑल ओवर जो है हमारी इकोनॉमी को जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, और ना ही हमारे स्टॉक मार्केट के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। और अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर ये चीज़ देखें तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए कैसा रहेगा ये सारी चीज़? हाँ, ये आपने सही फरमाया कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और स्टॉक हुँ। मार्केट के लिए नुकसानदेह है, अच्छी चीजें नहीं है। हाँ। अलबत्ता ये जो ऑयल सेक्टर हमारा, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, एनर्जी सेक्टर, हुँ। इनके लिए अच्छा है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ता है, हुँ। तो इनके जो सेलिंग रेट है डॉलर के अंदर, वो बेहतर हो जाते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो सही। लेकिन इनके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि सर्कुलर डेट के अंदर ये जकड़ी हुई कंपनी है और हुँ। इनकी अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बड़ी खराब है। हुँ। हुँ। तो वो गवर्नमेंट से ज्यादा इंतजार करती रहती है कि हमें सर्कुलेट से निकाला जाए। तो हुँ। कैश फ्लो का प्रॉब्लम इसके अंदर भी है। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक्सप्लोरेशन कंपनीज के ऊपर। हुँ। और हुँ। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है या यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनके मार्जिन बढ़ाने की भी बात की है। हुँ। तो हुँ। इस एतबार से इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। लेकिन हर एक कंपनी का इंडिविजुअल बैलेंस शीट और एनालिसिस करके देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट कितना है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर के ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये आपने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही बात। सही। तो फिर वो कंपनीज़ कौन-सी हैं जिन पे बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म स्टांस करके जो है इसमें काम कर सकें, इन कंपनीज़ में वो कौन-सी हैं? क्या ज़रा ये इसके हवाले से भी बताएँ? देखिए हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन के अंदर तो 4 कंपनीज हैं, हुँ। चारों हुँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। हुँ। हुँ। जिसके ऊपर टॉप के ऊपर तो हमारी एनर्जी आता है, जो कि ओके। गैस के अंदर भी है, हाँ। ओजीडीसी है। अच्छा, ये हमारी एनर्जी का एक सबसे बड़ा फायदा ये है हुँ। कि हुँ। ये सर्कुलर डेट के अंदर फंसी हुई कंपनी नहीं है। तो इसका अच्छा। फर्टिलाइजर को और दूसरों को जो सप्लाई करते हैं ना, इनको हाँ। कैश पेमेंट मिल जाती है। ये भी अच्छा। एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है ये दूसरी तमाम कंपनियों से। और इसी तरह जो ओजीडीसी पीपीएल है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इनकी अर्निंग हुँ। बहुत हुँ। 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 मुनासिब है। हुँ। लेकिन ये दोनों कंपनी सर्कुलर डेट के अंदर मुब्तला है और इनका कैश फ्लो डिस्टर्ब है। एक चौथी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जिसको हम हाँ। अपनी जबान में पाको कहते हैं। ये कंपनी की अर्निंग भी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टर के लिए बड़ा जबरदस्त शेयर है, क्योंकि इसकी पे आउट भी एज कम्पेयर टू ओजीडीसी पीपीएल बहुत बेहतर होती है। और सही। अपनी अर्निंग में से ये मेजर हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है, रिटेन भी करती है। हुँ। तो ये हुँ। चौथी कंपनी ये है जो कि सर्कुलर डेट के अंदर भी नहीं है और अर्निंग भी अच्छी है। लेकिन इसका मार्केट में फ्री फ्लोट कम होने की वजह से ट्रांजेक्शन कम होती है। ओजीडीसी और पीपीएल का फ्री फ्लोट ज्यादा है, तो आमतौर पर लोग इन्हीं में काम करते हैं। तो ये 4 आपको मैंने शेयर बताए जो कि एक्सप्लोरेशन में है। हुँ। इसके अलावा बाकी जो यूटिलिटी के अंदर स्वीट सॉदर्न और स्वीट नॉर्दर्न, हुँ। वो हुँ। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, एक्सप्लोरेशन तो नहीं करती। तो लेकिन उनके अपने अपने मसाइल भी हैं। हुँ। सर्कुलर डेट का मसला भी है और उसकी जो गैस चोरी होने का मामला वो भी है। लेकिन सही। उसमें से स्वीट नॉर्दर्न बहुत बेहतर है हाँ। कि हाँ। उसका नेटवर्क भी बड़ा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर है और वो रेगुलर बेसिस पे चंद सालों से डिविडेंड भी दे रही है।
श्री डिविडेंड साधन के अंदर रिफॉर्म्स तो हो रही हैं, लेकिन हाँ अभी तक वो एक रेड जोन से निकल नहीं सकी कंपनी, निकल कोशिश कर रही है, और लेकिन उसके जो फाइनेंशियल है वो भी थोड़े से इन ट्रबल है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला श्री साधन भी मैं समझता हूँ कि अच्छी कंपनी की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, मेरा भी पॉजिटिव है। ओके ग्रेट ग्रेट बिल्कुल। अच्छा सवाल और भी बहुत हैं लेकिन अभी हम यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनके क्वेश्चन ले लेते हैं और प्लीज आप लोग जरा शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा ताकि सबको मौका मिले। जी साद अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। नंबर वन ये तो बताइएगा कि मई में जो है जो हिस्टोरिकली मार्केट है वो क्या रहती है, और नंबर टू अगर क्रूड ऑयल 150 से प्रीडेट कर रहे हैं $150 या $200 तो इसका क्या असर आएगा मार्केट में, मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है? ये मई के महीने में नॉर्मली मार्केट डाउन साइड रहती है, क्योंकि मई के फौरन बाद बजट आना होता है, तो बजट के अंदर तो पाकिस्तान में हमेशा टैक्सेशन ही बढ़ती है, रिलीफ तो मिलता नहीं है, तो उसकी एंटिसिपेशन के ऊपर मार्केट घटती है। जून के महीने भी मार्केट नॉर्मली क्लोजिंग के वजह से डिप्रेस रहती है, और फिर जिन कंपनीज का रिजल्ट अप्रैल के यानी कि तीसरे क्वार्टर में जिनका जून क्लोजिंग होता है रिजल्ट अच्छे आए होते हैं, तो उनके अंदर रैली स्टार्ट होती है जून के बाद, जुलाई अगस्त में जब उनके रिजल्ट, तो लिहाजा तीसरे पिछले 3 क्वार्टर को सामने रखते हुए मई जून के अंदर महीने में आप उनको वॉच करें, और आफ्टर जून आप इनके अंदर एंट्री करें 2-3 माह के इन्वेस्टमेंट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप एक प्लानिंग के साथ रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि अच्छा गेन होगा। तीसरा आपने एक और चीज, दूसरी चीज आपने एक और पूछी थी, ये मई प्राइस जून के अगर बाद बढ़ जाए, जो ऑयल प्राइस अगर जैसे क्रूड ऑयल अगर $150 हो जाता है तो साथ भाई तो बस मैं क्या कह सकते हैं, ये तो बहुत ही एक तबाहकुन एक सिनेरियो आप बता रहे हैं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा एक इंपोर्ट बिल है उसके अंदर क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको मालूम है पाकिस्तान जो है ना तकरीबन कोई 70-80% तक हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है इंपोर्ट करती है। जब वो इंपोर्ट करेगी तो हमारा सारा, इसके नतीजे में गवर्नमेंट को ये जो प्राइस इंक्रीज है पास ऑन करनी पड़ेगी, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन और फार्मूलाज है। अभी आपने देखा है कि कल गवर्नमेंट ने 6 रुपए 17 रुपए 15 रुपए मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइसेस बढ़ाई हैं। ये अभी WTI 106 और 105 के ऊपर है, तो आप इमेजिन करें अगर 150 होगा तो फिर क्या रेट होगा यहाँ पे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आपने देखा ईरान गवर्नमेंट की तरफ से यही धमकी दी जा रही है कि अगर आपने यही नाकाबंदी जारी रखी है अमेरिकन नेवी ने तो क्रूड ऑयल 150 हो जाएगा। तो वो इसी एक खौफनाक सिनेरियो से ईरान गवर्नमेंट डरा भी रही है दुनिया को कि आप अपना रोल प्ले करें, इस नाकाबंदी को बंद कराएं ताकि इसके नतीजे में ऑयल की सप्लाई दुनिया में बहाल हो सके। अब ये नाकाबंदी अगर फौरी तौर पे साथ में बंद भी हो जाती है तो ये सप्लाई बहाल होते होते इसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो डैमेज हो चुकी है, उनकी रिपेयरिंग और बहाली के लिए भी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, वक्त भी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि जंग के बाद के असरात भी दूर होते होते शायद 6 माह 1 साल लग जाए। ये दिनों की बात नहीं है, इसके लंबे असरात होंगे, इसलिए बहुत ही मुहतात होकर काम करना चाहिए, संभल के काम करना चाहिए। बिल्कुल सर अभी एक अगर महीना लड़ाई और चलती है तो आप इंडेक्स को क्या देखते हैं, ये तो फिर 145 दोबारा तोड़ जाएगा? किसी बात की आपने 140 तोड़ने की? इंडेक्स मैं इंडेक्स को क्या देखते हैं, 145 जो लो लगा है, अगर एक महीना और चलती है लड़ाई तो ये तो सारों के अकाउंट वाश हो जाएंगे, ये तो 145 फिर तोड़ जाएगा इंडेक्स मार्केट। देखिए जी साहब भाई, इंडेक्स के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, वो टेक्निकल वाले तो निकालते ही है इसका लेवल, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर वाकईतन क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो 170 50 40 तो मेरा हाल को माने नहीं रखता, ये तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। लेकिन ये उसी शक्ल में है कि जब क्रूड ऑयल वाकईतन 150 के लेवल जो आप बता रहे हैं वो चला जाता है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि बीच का रास्ता निकले, ताकि इतने सारे इंसान करोड़ों की तादाद में जो मुश्किल में है। देखे ना, इसमें 2 एंगल हैं। एक एंगल यह है कि एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे सारे अकाउंट वॉश आउट हो जाएंगे और सारे प्रॉफिट या लॉस सत्यानाश हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद तो वो लोग उन लोगों की है जो स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते, उनका रोजगार और जराए आमदन दूसरे हैं, वो भी मुतासर होंगे। महंगाई के नतीजे में उनकी एक एक चीज मुतासर होगी, वो तो हमसे बहुत बड़ी तादाद में है। तो लिहाजा ये किसी तरह भी जंग और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ना किसी के भी हक में ही नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो कि
ऑयल माफिया से ताल्लुक जिनका है वो तो बहुत खुश है और वो चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन इंशाल्लाह तो अल्लाह खैर करेगा। लाखों करोड़ों इंसानों का रब ऊपर भी बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है। इस इंतहा तक नहीं जाना देगा मामला को कि सारी दुनिया या बहुत ज्यादा तादाद लोग मुश्किल में मुब्तला हो जाए। अच्छे की उम्मीद रखें। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बहुत साद शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया जी। और जो है जहाँ तक इम्पोर्ट बिल की बात की तो वो ऑलरेडी सर बढ़ के आ चुका है। अब मज़ीद अगर ये चीज़ होती है तो वाक़ई बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि इम्पोर्ट बिल इस दफ़ा का हमारा काफ़ी ज़्यादा आया है। अच्छा जी, मुश्तबा साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। सर ANL, एसगार्ड 9 और पेल का प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। जो चाइनीज फर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी ये न्यूज़ है कि पेल को नहीं मिलेगा, वो चाइनीज फर्म के पास डाइवर्ट हो जाएगा, तो इस पे पेल के शेयर पे इम्पैक्ट आएगा। और सर ANL का बता दीजिए प्लीज, एसगार्ड 9 का। थैंक यू सर, थैंक यू नादिया। पेल के बारे में हमें यही अंदाजा है, इसकी बैलेंस शीट से भी पता चलता है कि इसके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। डेट से खुलासी या से जान छुड़ाने के लिए ये अपना अप्लायंसेस का बिजनेस बेच रहे हैं ताकि चाइनीज कंपनी उसको ले ले और कैश इसके अंदर इंजेक्ट हो जाए। तो इसके नतीजे में मेरा ख्याल यही है कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बिजनेस है, वो बेहतर हो जाएगा, खराबी की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि उसकी जो प्राइस वो मुतय्यन करेंगे और यकीनी तौर पे उसकी जो एसेट वैल्यू है और इसकी इंटरप्राइज वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, और तमाम चीजों को अकाउंट फॉर करके एक प्राइस डिटरमिन होगी। वो प्राइस अगर सामने आ जाए कि कितनी अमाउंट इनको मिल रही है, तो मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि पेल के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कंपनी की बेहतरी की खातिर मैनेजमेंट ये फैसला कर रही है, अपना एसेट सेल करके कंपनी को डेट से निकाल दे, लिक्विडिटी बढ़ा दे और दूसरी चीजों की तरफ अपनी तवज्जो ले जाए। दूसरा एसगार्ड 9 का मामला बहुत सालों से मेरे मुशाहिदे में है। ये कंपनी बैंकों के डेट के अंदर भी रही और मसाइल के साथ भी दो चार रही। इन्होंने एक जमाने में फर्टिलाइजर एक प्लांट भी खरीदा, उसको भी नहीं चला सके, फिर बैंकों को दे दिया। अभी भी ये बैंकों के साथ सेटलमेंट कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं मुस्तफा भाई, अवॉइड ही कीजिएगा इस कंपनी से। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, अवॉइड कीजिए। सही। बहुत शुक्रिया मुश्तबा साहब। जी महरोज, सॉरी मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाती। जी महरोज साहब अपना सवाल करें। जी मेरा नाम मारिद है सर। मुझे मारिद। बैंकिंग सेक्टर का बता दें कि बैंकिंग सेक्टर इस जंग में आप कैसे देख रहे हैं। महराज भाई, बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 2-3 साल के दौरान बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है और अभी भी इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, बल्कि मेंटेन है। अगर देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर जिन्होंने बेहतरी दिखाया है अभी इस पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन 2025 के ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मुकाबला किया जाए तो कदरे कम रहा, क्योंकि एक अपने सेचुरेशन पॉइंट के ऊपर बैंक्स पहुंचे हुए हैं। अब इस लेवल के ऊपर आज बैंक टू बैंक स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि किसका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है या बेहतर है, जो आपको रिटर्न ज्यादा दे सकता है। तो लास्ट दी बोर्ड बैंकिंग सेक्टर के बारे में कहना हर बैंक अच्छा है, ये मेरे ख्याल में नहीं है, उनकी प्राइसेस भी ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो लिहाजा बैंकिंग सेक्टर के बारे में मेरा यही व्यू है कि सोच समझ के रिसर्च करके कंपनी की सिलेक्शन करके तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये भी न्यूज़ मैंने सुनी है कि जो है रिकोडिक में जो यूरोपियंस हैं वो थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, और जो इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। नादिया, बात यह है कि इससे पहले जो कंपनी वहां पे रेकोडिक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्लो डाउन कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न के एतबार से। फिर पहले है वो सही तरह चला नहीं पा रहे। यूरोपियन के इंटरेस्ट का क्या मतलब, मैंने भी खबर पढ़ी है मीडिया में। लेकिन मैं इसको समझता हूँ एक लिहाज से ठीक तो है, उनका इंटरेस्ट है यहाँ पे। लेकिन जो ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट करके कमिटमेंट करके बैठे हैं वो काम कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है ना इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है। आपको मालूम है कि ये मादनियात का जितना भी काम है ज्यादातर ये पहाड़ी मकामात बलूचिस्तान, केपी और वजीरिस्तान की तरफ है। तो वहां पे अमन अमान की सूरत हाल कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी उसको ठीक कर दे। तो लिहाजा सिक्योरिटी नंबर 1। नंबर 2 जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है पॉलिसी की कंटिन्यूटी।
पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी हुई है वो तमाम लोगों के लिए यकसा हो, तमाम इन्वेस्टर के लिए यकसा हो और एक लॉन्ग टर्म तक के लिए वो पॉलिसी यही रहे। ऐसा ना हो कि जब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आ जाए स्टार्टअप यानी कि इन्वेस्टमेंट कर डाले तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दे। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाती। अदरवाइज तो पाकिस्तान में ऐसा पोटेंशियल है, यूरोपियन क्या दुनिया भर की कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें अगर ये दो चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, सिक्योरिटी और पॉलिसी की कंटिन्यूटी, एक अच्छा पता रोड मैप पता चल जाए अंदर 10 साल 15 साल 20 साल के लिए पॉलिसी ये रहेगी, इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आपने काम करना है, दैट्स ऑल। क्योंकि दुनिया में कैपिटल बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, वो तो चाहते हैं कि मैसी जहाँ पे जाए जहाँ पे उन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें, उसको बढ़ाएं, जिसमें उनका भी फायदा है और जो लोकल लैंड वाले हैं या लोकल गवर्नमेंट वाले हैं उनको भी फायदा होगा। ओके सही बिल्कुल यूरोपियन बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी काम करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये दो चीजों की मैंने आपको जो बताई है ना, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। सही 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी फहद अपना सवाल करें। सर मुझे निशात पावर के बारे में पूछना था कि इस बार का जो रिजल्ट है उसमें निशात पावर का, उसमें ये नेक्स्ट जेन के साथ जो इनका वेंचर है ऑटो इंडस्ट्री का, उस रिजल्ट में ईपीएस में वो इनकी सेल्स इनकॉर्पोरेटेड है और इस कंपनी के आगे आप क्या आउटलुक देख रहे हैं। और सेकेंडली सर हेस्कॉल के बारे में पूछना था कि हेस्कॉल का भी कल रिजल्ट आया है तो उसकी ईपीएस लॉस से जो है वो प्लस में आ गई है, तो जरा इन दो स्टॉक्स के बारे में बताइए। फहद भाई, एनसीपीएल निशात चुनिया पावर बहुत ही पॉजिटिव मेरा व्यू था, इससे पहले भी किसी प्रोग्राम में मैंने बड़ा रिकमेंड किया था, लेकिन इसका जो अभी रिजल्ट आया ना, मुझे तो इससे बड़ी मायूसी हुई है। तो जो हमारी प्रोजेक्शन थी इनके अर्निंग के एतबार से उसके मुताबिक कुछ भी नहीं आया है। मैं नहीं समझ पा रहा कि ऑटो के साथ ज्वाइंट वेंचर करने के बावजूद इसका प्रॉफिट कहाँ चला गया, क्योंकि ये मार्च तक का रिजल्ट है और इनकी कंपनी ने जो ऑटो लॉन्च किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में ये लॉन्च कर दिए थे अपने ब्रांड्स। चलो अक्टूबर नवंबर छोड़ दें, आप दिसंबर छोड़ दें, लेकिन मार्च का जो क्वार्टर है इसके अंदर तो फुल फ्लेज ऑपरेशन हुआ है और इसकी बुकिंग वो कहते हैं कि 1 साल तक की बुक हो गई है, गाड़ियों के मजीद वो बुकिंग नहीं कर रहे और जो डिलीवरी टाइम बता रहे हैं वो 4 महीने 3 महीने 6 महीने बाद का बता रहे हैं। जब इतनी स्ट्रॉन्ग सेल है, इतनी स्ट्रॉन्ग बुकिंग है, तो प्रॉफिटेबिलिटी की रिफ्लेक्शन तो कुछ भी नहीं हुई। तो मैं तो बड़ा मायूस हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी अर्निंग कैसी होगी, क्योंकि फोरकास्ट ये थी कि एनुअल बेसिस के ऊपर इसकी अर्निंग 14 साढ़े 14 रुपये पर शेयर आएगी, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया इसके मुताबिक तो इसकी आधी अर्निंग भी नजर नहीं आ रही साल में। तो इसमें मायूस को मैं तो इसको बड़ा सेटबैक लगा इसके रिजल्ट देख के। दूसरा हेस्कॉल के बारे में आप बात करते हैं, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, उसके अंदर टर्न अराउंड है, बहुत पॉजिटिविटी है और उसकी जो मैनेजमेंट है विटॉल बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैनेजमेंट है। एक मुश्किल वक्त इन्होंने देखा है और बैंकों के साथ नेगोशिएट भी कर रहे हैं। अगर इनका बैंकों के साथ मामला सेटल हो जाता है तो मैं महसूस करता हूँ हेस्कॉल के अंदर बहुत अच्छी प्राइस का राइज आएगा, क्योंकि सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके मार्जिन भी बेहतर होते जा रहे हैं और खास तौर पे हेस्कॉल ने अपने आप को बेहतर परफॉर्म किया है। इसका सबसे बड़ा मसला जो है ना इसमें वो डेट है कि बैंकों के साथ जो पुरानी मैनेजमेंट ने लोन्स लिए हुए थे उसकी अदायगी कैसी होगी, उसका मार्कअप कैसे भी होगा, इसके लिए मैनेजमेंट एक प्लान दिया हुआ है, इसकी बैलेंस शीट में मेंशन है। तो बैंकों के साथ में नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमें पैकेज अप्रूव कर दें, क्या इन 10 सालों के दौरान हम आपको ऐसा ऐसा अदा कर देंगे और इसके दौरान हमें आप मजीद वर्किंग कैपिटल दें ताकि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए और प्रॉफिट में आने के बाद आपके बैंक का जितना डेट है उसको रिटायर कर दें। ये पेंडिंग है। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है, बैंकों से पास हो जाता है, तो मैं समझता हूँ हेस्कॉल के अंदर आप एक लंबी और एक अच्छी रैली देखेंगे। मैं इसके बारे में पॉजिटिव। सर मुझे ये जानना था कि एनसीपीएल या एनपीएल में अभी इस पॉइंट इन टाइम पे रिजल्ट देखते हुए स्विच कर लेना चाहिए किसी और में, या अभी इसको रखें एनपीएल को आगे लॉन्गर टर्म में? देखो जी, इसके जो रिजल्ट आए हैं उसको देखने वजह रखने को दिल नहीं करता। देखो ना, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना कि अभी ये मार्च का रिजल्ट आया, अब सिर्फ 1 क्वार्टर बाकी है जून का फाइनल रिजल्ट आने में, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्च के रिजल्ट के मुताबिक आप जून में लेके चले जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्क क्या आएगा? नहीं, मैं तो इसको सेल करूंगा, स्विच ओवर कर जाऊँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।
थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, आपका कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, सिक्टिकल सेक्टर्स बहुत इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वजीर आजम की तरफ से जो है ये जो अपना घर स्कीम जो है मुतारिफ उन्होंने करवाया है, तो उसमें एक लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर को एक बूम मिल सकता है। क्या कहेंगे इस सेक्टर के हवाले से? इन शॉर्ट, सीमेंट सेक्टर के बारे में पॉजिटिव व्यू है, हम्म अगरचे इसके साथ साथ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं हम्म कि कोयले का दाम बढ़ गया, सही। डीजल का दाम बढ़ गया, हम्म ईंधन की और एनर्जी की जितनी प्राइसेस बढ़ गई हैं। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों पे रिट नहीं है। हम्म अब ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जैसे इनकी कॉस्ट बढ़ती है ये हाँ, फौरन अपनी प्राइस बढ़ा के पास ऑन कर देते हैं। मैं अच्छा। मिसाल देना चाहता हूँ, अगर फर्ज किया पर बैग 50 रुपए इनकी कॉस्ट बढ़ती है ना, हम्म ये 50 रुपए नहीं बढ़ाते, बल्कि 100 रुपए या 75 रुपए पर बैग प्राइस बढ़ा देते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि इनकी सेल अगरचे कम होती है हम्म लेकिन कंट्रोल प्रोडक्शन करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। और तीसरी बात जो पॉजिटिव आपने इशारा किया कि गवर्नमेंट की तरफ से अपना घर और दूसरी किस्म की जो स्कीमें हैं, इसके नतीजे में उम्मीद है कि ये कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ेगी। अभी सही जो सीमेंट सेक्टर की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम है। सही। अगर ये डिमांड बढ़ती है तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए प्रोडक्शन स्केल बढ़ा के इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। अगरचे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, अगरचे कोल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉस्ट को पास ऑन करना ये हमेशा रवायत रही है सीमेंट सेक्टर पे। कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी अदारे का, किसी भी हुकूमती महकमे का, ये चल चलिए इसी तरह। तो इस एतबार से देखा जाए तो पुरानी जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक ये पॉजिटिव व्यू रहेगा इसके ऊपर। अभी तक इसके अंदर रैली आई भी नहीं है, तो ऐसे भी इफेक्टिव है, इसमें काम किया जा सकता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, सही सही, बिल्कुल इसमें जो है आप पोजीशन ले सकते हैं, सही, ग्रेट। और सर जी हाँ। आखिर में मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है इस वक्त, जैसे कि आपने शुरू में तो कहा कि ओवर द वीकेंड जो है आपने एक खदशा जरूर जाहिर किया है कि कोई वीकेंड पे ही इस तरह के कोई हमले वगैरह की कोई चीजें होती हैं। क्या लग रहा है अगला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या स्टांस होगा, क्योंकि कल तो मार्केट कोई समझ नहीं आई, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, थोड़ा सा बताएं। अभी तक तो जो है ना मेरी स्ट्रेटेजी यही रही है, अगर किसी के पास पुराना माल पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग वाला, नॉट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला है, सेल ऑन स्ट्रेंथ। जब भी मार्केट बढ़े आप सेल करें, जब मार्केट 5,000 6,000 पर नीचे है जिस तरह कल आई थी, वहां पे आप बाई कर लें। आप बाई करेंगे तो आपको चंद दिनों के बाद कोई ना कोई चांस मिलेगा। इन शॉर्ट ये है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, और रेंज बाउंड मार्केट रहेगी 10 से 15,000 पॉइंट के अंदर। ये बहुत लंबी रैली में एक्सपेक्ट नहीं करता मार्केट में, बल्कि नीचे की तरफ 10-15,000 जा सकती है और ऊपर भी इसी तरह 8,000 5,000 पॉइंट जाएगी। ये एक रेंज बाउंड के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर मार्केट चलती रहेगी। उसमें जब लोड साइड आए तो हिम्मत करके जो क्वालिटी वाले शेयर्स है आप उसको बाय करें। अब चंद दिन चंद हफ्ते रखेंगे तो आपकी प्राइस भी आ जाएगी, अगर पड़ा भी आ जाए तो डिविडेंड तो आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। सही सर, ये मैं कुछ सजेस्ट करें, क्या क्या लेना चाहिए, क्या पोजीशन किस में बनानी चाहिए, अगर कोई अभी बनाना चाह रहा है अपनी पोजीशन। इसमें नादिया अभी हमारी गुफ्तगू के दौरान 2-3 सेक्टर जेरे बहस आए हैं। इसके अंदर हमने कहा कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसके अंदर भी सिलेक्शन की जा सकती है, बल्कि सबसे बढ़कर जो हमने जिक्र किया था एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर जो है ना, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ना, उसमें मारी है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, शेयर्स में बिल्कुल आप पोजीशन ले सकते हैं। ये प्राइस भी अच्छी खासी नीचे आ गई है। ठीक है। और सेकंड नंबर के अंदर ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो सिलेक्शन की जा सकती है, जिनकी प्राइसेस नहीं है, लो मल्टीपल के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, डिविडेंड भी देते हैं। फैसल बैंक इसमें से एक बैंक है। ओके। बैंक ऑफ पंजाब का भी रिजल्ट आया है, तो एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो इसकी प्राइस अभी लो मल्टीपल के ऊपर ट्रेड हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। इसी तरह सीमेंट सेक्टर के अंदर भी हमने पॉजिटिविटी का जिक्र किया कि इसके अंदर भी बाज कंपनी जो कि अपनी अर्निंग को बरकरार रखे हुए है, आप उसमें चांस लें, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इसमें नुकसान नहीं होगा। इसी तरह साइड की कुछ कंपनीज हैं जिसमें काम किया जा सकता है, ये अपनी अपनी पसंद है देखा जाए तो। इसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी प्राइस इंक्रीज को गवर्नमेंट ने किसी हद तक अपने कंट्रोल से बाहर किया हुआ है, और ये सेक्टर अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाता है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है।
और इसके बाद अभी अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा क्लोज है। हम हाँ। उम्मीद करते हैं कि नेगोशिएशन के नतीजे में अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर खुलता है तो दूसरी बहुत सारी गुड्स के साथ साथ फार्मास्यूटिकल का भी एक सेक्टर ऐसा है जिसकी एक्सपोर्ट अफगानिस्तान की तरफ बढ़ेगी। तो ओके। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसे है कि जिसमें मेरा ख्याल के मुताबिक पोजीशन लेने में हर्ज नहीं है। बहुत सारी कंपनी है, अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। इन रिजल्ट्स को सामने देखते हुए जिस तरह शुरू के मैंने 7 मई के एक सवाल के जवाब में कहा था कि मई जून का महीना नॉर्मली मार्केट में क्लियर मंथ होते हैं तो बजट आना होता है। तो इस 2 महीने के दौरान रिसर्च करनी चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए कि पिछले 3 क्वार्टर के दौरान किस किस सेक्टर का किस किस कंपनी के रिजल्ट इंप्रूवमेंट या बेहतर तरीके से आए हैं, उनको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करें और वॉच लिस्ट में शामिल करके जून मई या उसके बाद के जो महीने आएंगे आप उसमें एंट्री करें। तो इंशाल्लाह एनुअल बेसिस पे जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर आपको इसका एक बेहतर इम्पैक्ट आएगा, बेहतर सही। इम्पैक्ट आपको मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा और ये मिलेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा तरीका है कि 3 क्वार्टर को सामने रख के आप स्टडी करें। तो सही। जल्दबाजी के अंदर डे ट्रेड की बजाय आप पोजीशन लेके बैठे। ओके। हाँ, अगर पहले रेट बढ़ जाए तो आप बेच दें, कोई मसला नहीं। अगर हाँ। आपको रीजनेबल रिटर्न पहले मिल जाता है तो बेच दें। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री ये रही है कि आदमी 6 महीने साल की प्लानिंग करता है, लेकिन बाज का 2 माह में वो रेट आ जाते हैं जो आदमी 6 महीने बाद के एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में बेशक आप ट्रेड कर जाए, वो मसला नहीं, सेल करें, रहे अच्छे शेयर में, अच्छे सही। शेयर में रहे तो उसमें आपकी बाड़ी भी जल्दी आएगी और आपका रिटर्न भी बेहतर है। सही, सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, यहाँ पे टाइम भी खत्म हो गया है और बहुत शुक्रिया सर नईम आपका, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।